जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के क्लास 12th का जो इंग्लिश है, यानी कि रेनबो पार्ट 2, उस बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, इससे पहले जो है हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा जो था हमारा भारत इज माई होम। अगर आपने उसे जो है अभी तक नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख लें, क्योंकि वो भी दोनों चैप्टर जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में जो है हमारा चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप इनफेलवल और एक बार स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ। सबसे पहले जो है हम जानेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ के बारे में। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ हमने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमें 3 बातें ध्यान देनी है, और वो बातें कौन सी थी? चैप्टर नेम विद राइटर। ठीक है, ये पहली बात थी। और दूसरा कि वो चैप्टर है क्या, और तीसरा जो था वो ये था कि उसका थीम क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर विद राइटर। तो अ पिंच ऑफ स्नफ को लिखे हुए हैं मनोहर मालगोनकर। ठीक है, मनोहर मालगोनकर जो हैं यह एक इंडियन राइटर हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सभी लेखकों को आपको जानकारी रखना है कि कौन से राइटर जो हैं कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे। ये भी एग्जाम में आता है कि 5 इंडियन राइटर का नाम लिखें, तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा 5 अमेरिकन राइटर का नाम लिखें। ठीक है, तो इसलिए इन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर लिखे हैं, और यह कि इंडियन राइटर हैं। ये पहली बातें हमें याद रखनी है। दूसरी जो चीज़ थी वो हमने बताया था कि हर लेसन जो है वो एक अलग, मतलब कुछ ना कुछ होता है, पार्ट होता है, जैसे कि स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, स्पीच, ऐसे करके। तो ये जो हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अ पिंच ऑफ स्नफ इज डॉट डॉट डॉट, और आपको ऑप्शन में रहेगा अ शॉर्ट स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी, स्पीच, ऐसे। तो आप कौन सा क्लिक करेंगे? और शॉर्ट स्टोरी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी का लिखा हुआ था, वो भी इंडियन राइटर थे। दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़े भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ था, वो भी इंडियन राइटर थे, और वो एक स्पीच था। तीसरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ये जो है अ पिंच ऑफ स्नफ है, इसे भी इंडियन राइटर लिखे हुए हैं मनोहर मालगोनकर, और यह एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको। और अब चलते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हम उसके राइटर के जीवनी के बारे में जान लेते हैं, यानी लेखक के जीवनी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं मनोहर मालगोनकर के बारे में। मनोहर मालगोनकर का जन्म जो है 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। देखिए आपके बुक में जो है इनके डेथ को नहीं दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेथ भी लिख दिया है। और इनकी डेथ जो हुई थी 14 जून को 2010 ईस्वी में उत्तरा कनाडा में हुआ था, यानी हमारे देश में नहीं हुआ था, दूसरे देश में ना, जब वहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बातें याद रखनी है। ये बुक में नहीं है, क्योंकि जिस समय बुक प्रिंट हुआ था उस समय इनकी डेथ नहीं हुई थी, इसलिए डेथ को प्रिंट नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ के बारे में कि ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पिक दिख रहा है आपको, ये है स्नफ। ये क्या है? स्नफ है। स्नफ एक सुंघनी होता है, ये एक नशा की तरह होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस टोबैको प्रोडक्ट कैन डैमेज योर हेल्थ एंड इज एडिक्टिव। ये जो है नशा है एक, अगर ये किसी को लत लग जाए तो ये आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। और इसे ऐसे लेते हैं, इसको जो है हाथ पे ऐसे रखते हैं और सूंघ के जो है नाकों से लोग लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेवन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इनके जीवनी के बारे में जानते हैं। देखिए, ही इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हीज क्रेडिट। देखिए, यह जो थे डॉक्टर बोल रहे हैं हम, मनोहर मालगोनकर जो हैं, यह एक बहुत ही बढ़िया
ना उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे और छोटे छोटे कहानियों के लेखक भी थे। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस, ना लगभग 25 पब्लिकेशंस जो है इनकी आ चुकी थी। ठीक है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं। वर्क्स मतलब रचनाएं होता है, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज, ठीक है, एंड बॉम्बे बेवर, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ किताब है सब। ठीक है, याद रखेंगे, कभी जरूरत पड़ सकता है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी चुटकी भर तंबाकू। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इनकी एक किताब आई थी दोस्तों। ठीक है, एक किताब था पूरा, उस किताब का नाम था कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उसी किताब से लिया हुआ जो है यह एक कहानी है, यानी एक पूरा किताब है जिसमें से कि छोटा सा एक अंश लिया गया है। नहीं होता है कि किसी किताब में कोई एग्जाम्पल, कोई दोहा बोल करके किसी बात को समझा दिया जाता है और उसी दोहा को निकाल करके एक अलग से चैप्टर बना दिया जाए, तो छोटा बन गया ना वो। उसी तरह से ये भी है, इसको शॉर्ट स्टोरी इसलिए हम लोग कह रहे हैं। इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, देखिए बड़ा ही मस्त ये जो हम लोग पढ़ने वाले कहानी है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ फुल ऑफ वीट, यह चतुराई और एडवेंचर और साहस से भरा हुआ कहानी है ना। पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड मेड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव। कहा जा रहा है कि द रीडर्स एक्साइटमेंट, जो पाठक है उनकी एक्साइटमेंट, उनकी उत्सुकता और भी बढ़ती है। किस कारण? मनोहर मालगोनकर ने इस तरह से इस कहानी को सजाया है ना, हास्य रस के रूप में इस तरह से सजाया है, इस तरह से लिखा है कि उसको पढ़ करके जो पाठक होते हैं उनकी एक्साइटमेंट जो है, उत्सुकता जो है और भी बढ़ती चली जाती है ना। इनके सजाने का, इनके लिखने का तरीका जो है इतना हास्य के रूप में लिखे ही हैं इस कहानी को कि पढ़ करके आपका भी और हमारा भी मन जो है बहुत ही ना उत्सुक होगा इसे और पढ़ने के लिए, और खुशहाल भी होगा और हंसी भी आएगी। तो यह बहुत ही अच्छी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसको कि पढ़ते पढ़ते हमें बहुत मनोरंजन भी होने वाला है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बातें जो है होने वाली है। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि इसमें जो है पात्र मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है, एक कवि जी हैं, ठीक है, मान लीजिए कवि जी को ही मान लेते हैं। एक कवि जी हैं और उनकी माँ है, हालांकि कवि जी और उनकी माँ नहीं है, हम मान के चलते हैं कि कवि जी अपने ऊपर लिखे हुए हैं। यानी कि एक आदमी है, ठीक है, और उनकी माँ है, और फिर उसी व्यक्ति की जो है यानी कवि जी के जो है एक मामा जी हैं। यही 3 लोग मुख्य रूप से इसमें पात्र हैं। अब देखते हैं कि इन तीन लोगों में घटनाएं क्या घटती हैं पैराग्राफ के माध्यम से। देखिए, ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ, आपके बुक के ही अनुसार है, लाइन बाय लाइन में आपको जो है इसका हिंदी मीनिंग बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी नानू काका, ये के ए है, ध्यान रखिएगा, के ए नानू काका, के ए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी नानू काका इज कमिंग सी सेड। देखिए, कवि जी और उनकी माँ घर पे बैठे हुए हैं, अचानक कवि जी की माँ जो है कहती हैं ना, इनको नानू काका मतलब कवि जी की माँ जो है कहती हैं कि नानू काका आ रहे हैं ना। वहीं कवि जी कह रहे हैं कि माँ की अनाउंसमेंट ने, यानी मदर की अनाउंसमेंट ने तो मुझे हिला ही दिया, माँ की घोषणा ने तो मुझे कपा ही दिया कि नानू काका आ रहे हैं, सी सेड। यानी जैसे ही माँ ने मुझसे कहा कि बेटे नानू काका आ रहे हैं, इस बात को सुन करके मैं तो पूरा काँप ही गया। अब जरा सोचने की बात है कि भाई नानू काका के आने से जो है कवि जी यानी मालगोनकर जी इतना काँप क्यों गए। अब किसी के मामा जी आते हैं तो सभी लोग खुश होते हैं, ये इतना डर क्यों गए, क्या बात है, आइए देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा। आगे कहते हैं, ओह माई गॉड आई सेड, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। कहते हैं कवि जी कि ओ माय गॉड, हे भगवान, मैंने कहा कुडंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग उन्हें एक तार नहीं भेज सकते, वायर
वायर मतलब तार या संदेश ना, संदेश होता है। तो कह रहे हैं कि क्या हम उन्हें एक संदेश नहीं भेज सकते, ये कहने के लिए कि वी आर लिविंग दैट, कि हम लोग यहाँ से जो है हट गए हैं, मेरा तबादला हो गया है, मेरा बदला हो गया है यहाँ से ना, और समथिंग, या और भी कुछ हम लोग बहाना नहीं बना सकते हैं कि नानू काका हम लोग के यहाँ मत आए। माँ से अपनी कह रहे हैं। उनकी माँ ने जैसे ही इनको कहा कि बेटा नानू काका आ रहे हैं, तो कवि जी पूरा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि माँ क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नानू काका हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, हम लोग का तबादला हो गया, हम लोग कहीं और आ गए हैं, बहाना नहीं बना सकते हैं। अब क्यों बहाना बनाना चाहते हैं कवि जी, आगे कहानी से पता चलेगा आपको, मुझे भी बताइएगा कमेंट में। नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। माँ ने कहा नहीं नहीं प्रिय, मदर ने कहा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, उन्होंने जो है पहले से ही ट्रेन पकड़ ली हुई है, यानी उन्होंने जो है ट्रेन पकड़ ली है ना, वो पहले से ही गाड़ी पर चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स सी एडेड रिजर्वली ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज ना, मतलब कि कह रहे हैं उनकी माँ कह रही हैं कि नहीं डियर, वो पहले से ही जो है गाड़ी पकड़ लिए होंगे, इसलिए हमें बहाना बनाना भी उचित नहीं रहेगा और बहाना हम लोग बनाएंगे भी नहीं। सी एडेड रिजरंगली, वह विश्वास दिलाते हुए मुझसे बोली, यानी कवि जी की माँ ने जो है, कवि जी कह रहे हैं कि मुझसे विश्वास दिलाते हुए बोली। ही सेज, कि वह कह रहे थे, वह कहते हैं, कौन कहते हैं, नानू काका ना, इनकी माँ कह रही हैं कवि जी से कि वह मुझसे बोलते हैं ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 डेज ना, कि वह मुझसे बोल रहे थे कि वह यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, इसलिए तुम घबराओ मत ना, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है, माँ कह रही हैं इनकी कि उन्होंने मुझसे कहा है कि वह यहाँ पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। अगला है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। कवि जी पूछ रहे हैं कि वह इस गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं, उनको भी काम धाम नहीं है क्या ना, जो यहाँ पे आ रहे हैं, इतना भीषण गर्मी चल रहा है, ऊपर से वो दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि कवि जी और उनकी माँ लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और इनके नानू काका भी जो है दिल्ली में ही इन लोगों के पास आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्यों आ रहे हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि आखिर वो इतने गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं ना, कवि जी पूछ रहे हैं अपनी माँ से। इनकी माँ कहती हैं ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना है, जिसके वजह से वह दिल्ली आ रहे हैं। What? That means he will be here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. ओह माई गॉड। जैसे ही कवि जी जो है सुनते हैं कि माँ कह रही है कि वह मंत्री से मिलने आ रहे हैं, कवि जी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। कहते हैं वोट, क्या? दैट मीन्स, इसका मतलब ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब वह यहाँ पे जो है सप्ताहों रहेंगे, सप्ताहों रुकेंगे ना। 2 या 3 दिन तुम बोल रही हो, वो सप्ताहों रुकेंगे, 7 दिन से 10 दिन से पहले वो हिलने वाले नहीं है यहाँ से, क्योंकि मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, क्योंकि मंत्री जो हैं इतना जल्दी किसी से नहीं मिल लेते हैं, मंत्रियों से मिलना इतना आसान नहीं है, मंत्रियों से मिलने के लिए तो हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, इसका मतलब वो इतना जल्दी जाने वाले नहीं है। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिए हमको। अब कवि जी इतना क्यों चिढ़ रहे हैं, अब आप लोग हमको बताइएगा कमेंट में कहानी को समझने के बाद, ठीक है, समझ में आ जाए तो आगे के पैराग्राफ के अनुसार आपको समझ में आएगा। देखते हैं, कह रही हैं अब इनकी माँ, क्योंकि कवि जी चिंतित हो गए ना बात सुन करके कि मंत्रियों से मिलना है, अब मंत्री लोग इतना जल्दी मिलते हैं नहीं। देखते हैं क्या बोलती हैं इनकी माँ। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड। इनकी माँ ने कहा ना, कवि जी की माँ कह रही हैं कि इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, तो मैं इसमें आश्वस्त हूँ ना, मुझे पूरा विश्वास है। इनकी माँ कह रही हैं कि मेरा पूरा विश्वास है, ही विल मैनेज टू सी हिम, ना कि वह मंत्रियों से मिलने का अपना मैनेज कर लेंगे ना, तुम्हें उतना टेंशन नहीं लेना है, वो मैनेज कर लेंगे ना, वो तेज पुरुष है ना, मेरा पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही मिल लेंगे, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन के समय कहो या रात के समय ना कभी वो टाइम निकाल के जल्दी ही मिल लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। विश्वास होगा क्यों नहीं,
थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिर ये नानू काका इन कवि के और माँ के लगते कौन है ना। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर ये नानू काका है कौन। तो मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। क्लियर हो गया। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मेरी माँ जो है, कवि जी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कवि जी और उनकी माँ और एक नानू काका जो आ रहे हैं इनके यहाँ, यही 3 लोग हैं। बाकी और भी बहुत लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन मेन पात्र यही है। तो मदर हैज ऑलवेज बीन, कवि जी अपने शब्दों में इसको लिखे हुए हैं, इस कहानी को ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहे हैं कवि जी कि मदर जो है हमेशा ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, हमेशा अपने फैमिली के प्रति जो है वो वफादार रहती है, हमेशा अपने फैमिली की ही पक्ष खींचती रहती है मेरी माँ, यानी कि मामा गांव की बात आने लगी। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स क्या होता है, आखिरकार, और आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, और आखिरकार नानू काका तो उसके भाई ही हैं। समझ गए, यानी इनकी माँ के भाई हैं नानू काका, जो कि दिल्ली में इनके घर आ रहे हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। अब समझ में आ गया ना नानू काका और कवि जी का क्या संबंध है, मामा और भांजे का ना। यानी कवि जी के कौन आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, नानू काका मामा आ रहे हैं ना। कई जगहों पे जो है मामा को भी काका लोग बोलते हैं, इसलिए नानू काका का प्रयोग इसमें जो है किया गया है। ठीक है, नानू मामा का प्रयोग नहीं किया गया है, कई जगह काका कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए काका लिखा गया है। यानी कि कौन आ रहे हैं भाई, तो नानू काका आ रहे हैं जो कि कवि जी के मामा हैं। आई ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और दूसरी तरफ कवि जी कह रहे हैं कि मंत्री के प्रति कुछ हीन भावना रखता हूँ ना। कवि जी सोच रहे हैं कि बताइए ना, माँ हमेशा जो है नानू काका की पक्ष, नानू काका यानी कि अपने परिवारों के प्रति ना हमेशा वफादार रहती है, पक्ष खींचती है, और खींचेगी भी क्यों नहीं, नानू काका जो आ रहे हैं वो तो उसके भाई ही हैं। और दूसरी तरफ बात ये है कि मेरा भी मंत्रियों से कुछ अच्छा बनता नहीं है ना, मेरा भी जो है मंत्रियों से हम भी जो है कुछ हीन भावना रखते हैं, ये बोल रहे हैं कौन, कवि जी। आगे क्या कहते हैं, मंत्री की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं, और कवि जी जो है मंत्रियों से उतना अच्छे से भाव रखते नहीं है, देते नहीं है। आई एम, आगे देखा जाए, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। कह रहे हैं कि मेरा तो वैसे भी मिनिस्टर लोगों से उतना बनता नहीं है, मैं एक उप सचिव हूँ। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं एक उप सचिव, सेक्रेटरी के अंदर, नीचे रहना, नीचे अंडर में काम करना है, यानी कि उप सचिव। मैं एक उप सचिव हूँ, वो भी प्रोबेशन पे हूँ, प्रशिक्षण पर हूँ। एंड एज सच ट्रेंड, और हम लोग को ऐसे ट्रेंड भी किया गया है कि हम मिनिस्टरों को न किस रूप में देखें, मंत्रियों को किस रूप में देखें, तो ईश्वर से भी 2 कदम आगे बढ़ कर के मंत्रियों को हमें सम्मान देना है। हम सेक्रेटरी, हर मंत्री के सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी के भी नीचे कवि जी काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मंत्रियों को जो है देखना, यानी कि मंत्रियों को किस रूप में सम्मान देना है, भगवान से भी 2 कदम आगे देना है, और सचिव को 1 कदम आगे जो है उनको आदर करना है ना। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। ठीक है, आगे देखते हैं कवि जी कहाँ बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेन द ट्रेन केम इन ना। कवि जी कह रहे हैं कि मैं स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। वेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरिज। कह रहे हैं कि मैं प्लेटफॉर्म पर ना जाकर इंतजार कर रहा था, जब ट्रेन आई मैंने देखा कि नानू काका जो हैं 2nd क्लास का, यानी द्वितीय श्रेणी का जो डब्बा होता है, बोगी होता है, उसके दरवाजे पर वो जो थे खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव माउस्टेच ना। थोड़ा सा फिर ऊपर चले आते हैं, कह रहे हैं कि स्ट्राइकिंग फिगर, यानी पूरा जो है हट्ठा कट्ठा बदन था उनका,
ना, क्या था, पूरा हट्ठा कट्ठा प्रभावशाली कथकाठी थी, वाइट हेयर्ड और सफ़ेद बाल थे ना, एंड सॉरी विद एन इम्प्रेसिव माउस्टेज, और उनकी मूछ जो थी पूरा प्रभावशाली थी ना, एकदम आकर्षक मूछ रखे हुए थे नानू काका जो थे। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिक्कानी ब्राह्मण ना, ही स्टिल वेयर्स, और वह आज भी जो है पुराने जमाने वाला, यानी कि पुराने फैशन का ही जो है घुटने तक जो कपड़ा पहना जाता है वही वाला कोट पहने थे ना, रेड सिल्क पगड़ी, और पगड़ी भी जो है डेकामिन ब्राह्मण की तरह एकदम सिल्क के जो है रेड कलर का सिल्क पगड़ी जो है बांधे हुए थे, बिल्कुल डिकानी ब्राह्मण की तरह बांधे हुए थे। और जो उनका ड्रेस था वो बिल्कुल ओल्ड फैशन, यानी पुराने फैशन पे ही आधारित उनका ड्रेस था, उसी ड्रेस में वह आए हुए थे ना। तो ये हैं उनके नानू काका, और उन्हें लेने के लिए कवि जी कहाँ पहुंचे हैं, स्टेशन पे। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। कवि जी कह रहे हैं कि एज आई वेंट अप, मैं जैसे ही उनके पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, कि उन्होंने मुझे तेजी में एक बास्केट थमाया और बोले टेक दिस आउट क्विक, जल्दी पकड़ो इसे और भागो यहाँ से ना, मतलब जल्दी पकड़ के इसे तुम बाहर निकल जाओ। ही विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी पकड़ो ये बॉक्स और जल्दी चले जाओ बाहर ना, आई विल ज्वाइन यू, मैं तुम्हें बाहर आकर के स्टेशन से मिलूंगा ना। अब पता नहीं बॉक्स में क्या है कि जल्दी दे करके कवि जी को भगा रहे हैं, कुछ गड़बड़ सामान नहीं ना लेके आए हैं जी। चलिए देखते हैं कि आखिर उस बॉक्स में क्या था, कि बॉक्स के वजह से या और कुछ बात थी जिसकी वजह से जो है नानू काका इनको जल्दी से जो कह रहे हैं कि जल्दी से तुम स्टेशन के बाहर चले जाओ और मैं वहीं आकर के तुमसे मिलता हूँ। आखिर बात क्या था इसका, बास्केट में कुछ ऐसा वैसा था या और कुछ बातें थी, आइए अगले पैराग्राफ के माध्यम से जानते हैं। हाँ, तो आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, कवि जी कह रहे हैं कि आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू एन इन माउस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेयर कवर्ड इन अ बुरखा। कवि जी कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें मुझे तेजी से वो बॉक्स हाथ में थमाया और मुझसे उन्होंने कहा कि जल्दी जो है तुम बाहर जाओ और बाहर आके मिलता हूँ, और उनके बोली में इतना तेजी थी कि मैं उनसे कुछ पूछ भी नहीं सका। आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न भी नहीं किया, मैंने तुरंत उस बॉक्स को समेटा और अपने हाथों में लेकर के टर्न हुआ, यानी तेजी में मैं भी वहां से घूम गया, जैसे ही तेजी में वो भी बोले और तेजी में मैं भी जो है वहां से टर्न लिया, घूमा, और जैसे ही घूम के मैं आगे बढ़ा कि एक बहुत ही भव्य इनर माउस मारवाड़ी वुमन ना, एक इनर माउस यानी भव्य मारवाड़ी वुमेन से जो है जाके टकरा जाता हूँ, महिला से टकरा जाते हैं जो कि बुर्खा पहनी हुई थी ना। अब क्या होता है भाई, टकरा जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इनको मार और न पड़ जाए। बट माई एपोलोजाइज वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमैनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। कह रहे हैं कि मैं जैसे ही उनसे टकराया, उस महिला वुमेन से जो बुरखा में थी, मैंने उसे क्षमा याचना कुछ शब्दें कही ना, मैंने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमैनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन वो साउंड जो है उस महिला को सुना नहीं पाया, यानी मेरी क्षमा याचना वाली जो शब्द है उस महिला को सुनाई भी नहीं दिया। क्यों भाई, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, क्योंकि बास्केट से एक इतना तेज आवाज निकला जो कि मेरे क्षमा वाले आवाज से भी ज्यादा ना वो तेज था। तो उस आवाज के जो है ना, उस आवाज के अंदर मेरा आवाज छिप गया और मेरा आवाज वो उस महिला को जो बुरखे के अंदर थी उसे सुनाई नहीं दे पाया, यानी मेरा क्षमा याचना शब्द भी वो सुन नहीं पाई ना, क्योंकि जो बक्स मैं लिया था उस बक्स से एक कीटेन का यानी एक बिल्ली के बच्ची का जो है आवाज आया ना, और वो आवाज आने के कारण जो है उस महिला को मेरी क्षमा वाली आवाज सुनाई नहीं दे पाई। और वो आवाज क्या थी, स्पीड्स स्ट्रप्स्ट म्यू 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 करके वो आवाज बॉक्स से निकल रही थी ना। आइए देखते हैं आगे। I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party। कहना है कि मैं वहां से भी समेटा बॉक्स को
और भागा, क्योंकि कवि जी भी जो है डर गए होंगे कि अरे बाप रे बॉक्स में क्या है जी, बिल्ली है क्या है। और उधर मारवाड़ी वुमेन का भी टेंशन, कहीं बजा ना दे धबाक धबाक, और इधर ये बॉक्स का भी टेंशन ना, ये भी पूरा घबरा ही गए होंगे। अब पूरा समेट करके भागते हैं और भाग करके ना जाते हैं ना, स्टेशन पे ही है, स्टेशन से ही भाग रहे हैं। एंड मिंगल विद, और एक भीड़ जो कि एक सिख मैरिज पार्टी ना, एक सिखों की बारात जा रही थी, स्टेशन से ही गुजर रही थी, उस बारात में जो है शामिल हो गए। और शामिल होकर के ही जो है गेट तक बाहर वो नानू काका आए। ठीक है, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग ना, काफी देर बाद जो है नानू काका अब जो है आ रहे थे। ये कवि जी जो है बहुत पहले ही जो है गेट के बाहर निकल गए थे, लेकिन देखते क्या है कि काफ़ी देर बाद जो है नानू काका स्टेशन से बाहर आ रहे थे। द स्टेशन वो यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड स्कॉटेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर ना। कह रहे हैं कवि जी कि काफ़ी देर बाद जो है मैंने देखा कि नानू काका आ रहे थे। स्टेशन यार्ड भी जो है, स्टेशन परिसर भी जो है लगभग अब खाली ही हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा, और जो हमारे तरफ जो टोंगा जाती है वो भी अंतिम टोंगा, जो अंतिम टोंगा जाती है वो भी थोड़ी देर पहले जो है स्टेशन से निकल ही चुकी थी ना। तो अब देख रहे हैं कि उस समय में जो है नानू काका आ रहे हैं, व्हेन ही इमर्ज्ड, वो आ रहे हैं, आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्कॉटेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, जो कि एक टिकट इंस्पेक्टर के संरक्षण में हैं ना, टिकट इंस्पेक्टर के संरक्षण में थे ना, उसके संरक्षण में थे, आते हुए दिखाई कवि जी को पड़े। अब देखते हैं क्या होता है। कवि जी जो है इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नानू काका भी अब आ ही गए हैं ना। एक टिकट इंस्पेक्टर से कुछ बातें होते कर रहे हैं, और बात करके जब नानू काका कवि जी के पास आते हैं तो क्या होता है, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। कह रहे हैं कि पता है भांजे, नो रूम इन द थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, यानी जनरल बोगी में। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स, और सेकेंड क्लास टिकट जो है मुझे बिना रिजर्वेशन का दे नहीं रहा था वो लोग ना, यानी कि सेकेंड क्लास टिकट वैसे भी रिजर्वेशन कराने पर ही ना मिलता है जी, तो सेकेंड क्लास बिना रिजर्वेशन के तो इन्हें भी मिलेगा नहीं। तो वहीं कह रहे हैं कि दे नहीं रहे थे, और थर्ड क्लास का मैंने टिकट लिया था, जनरल टिकट, उसमें इतना भीड़ था कि मैं बैठ भी नहीं पाता। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज द केम अप टू मी, नानू काका जैसे ही कवि जी के पास आए, कवि जी कह रहे हैं कि जैसे ही वो मेरे पास आए वो ये बातें मुझसे बताने लगे ना, कि थर्ड क्लास में जगह नहीं था, सेकेंड क्लास का टिकट नहीं मिल रहा था बिना रिजर्वेशन का, हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, और इसीलिए मुझे जो है, कवि जी के नानू काका बोल रहे हैं कवि जी से, कवि जी कह रहे हैं कि मुझसे वो बोले कि इसीलिए मुझे जो है थर्ड क्लास का टिकट ले करके भी ना सेकेंड क्लास में मुझे यात्रा करना पड़ा। यानी थर्ड क्लास का टिकट लिया था लेकिन उसमें जगह नहीं था, और सेकेंड क्लास का मिल नहीं रहा था, फिर भी मुझे जो है थर्ड क्लास का टिकट लेकर के सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्विट एमिकेबल, करें कि लेकिन ये जो है बिल्कुल ही आसानी से और बड़ा ना क्लियर, मतलब कह रहे हैं कि बिना किसी झंझट का बहुत ही आसानी से जो है ये संभव भी हो पाया, ये व्यवस्था भी मैंने अच्छी तरीके से कर ली। सच अ नाइस यंग मैन, तुमने देखा कितना अच्छा वो आदमी है। द टीसी यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, तुमने देखा कि किस तरह वो व्यक्ति जो है, वो टीसी जो है टिकट कलेक्टर ना, मेरे साथ मेरे बाहर तक ना आया, मुझे बाहर छोड़ने के लिए आया, कितना अच्छा आदमी है वो, तुमने देखा ना। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रैवल ना, किस तरह से जो है वो आदमी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आया, ताकि मुझे किसी तरह की ना दिक्कत ना हो, किसी तरह की कठिनाई ना हो ना, कितना अच्छा आदमी है, तुमने देखा ना टिकट कलेक्टर को। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री, हाउ इज इट ना। अब वो आदमी जो है टिकट कलेक्टर इनको छोड़ने के लिए आया था कि 100 रुपया भंजाने के लिए आया था, ये कौन जानता है, हम नानू काका ना समझेंगे जी क्या है। तो वही बात है। अब इधर कह रहे हैं नानू काका कि द किटन ऑफ कोर्स, और वो जो बिल्ली की बच्ची है वो ऑफ कोर्स बेशक फ्री में ही यात्रा कर ली, नहीं फ्री में ही यात्रा कर ली, मैं तो थर्ड क्लास के टिकट लेकर सेकेंड क्लास में आ ही गया, और बिल्ली तो फ्री में आ गई। बताओ, कह रहे हैं कि देखो मेरा दिमाग। वही कह रहे हैं कि वेरी क्विट आई सेड
परहैप्स इट इज़ डेड, आई थॉट होपफुल। कवि जी सोच रहे हैं, बहुत शांति से अपने मन में सोच रहे हैं। कवि जी कह रहे हैं मन में ही कि मुझे लगा, मैंने सोचा कि शायद बिल्लियों जो है आपका मरिए गई होगी नहीं, क्योंकि जो है बिल्ली की आवाज़ आई थी उस टाइम, तो शायद अब नहीं आ रहा है तो मर गई होगी। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू द सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। नानू काका और ये ना कवि जी कह रहे हैं कि वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में आके बैठ गए, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर, और कार में बैठने के बाद हमने अभी सेकेंड गियर लगाया ही था ना, अभी लगाने ही वाला था कि नानू काका बोल पड़े, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कि कब जो है तुम मंत्री से मिलने का मेरे लिए प्रबंध किए हुए हो ना। कवि जी ऐसे ही परेशान थे, इनके आने के नाम से ही सुन करके ऊपर से एगो कामो इनको जो है दे रहे हैं, देखिए कैसे। शायद इसीलिए कवि जो है ना इनका आने का जो है सूचना सुन करके भड़क गए होंगे ना, इसी सब की वजह से, क्योंकि इनको भी जो है परेशानी होने लगती होगी ना। कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने अभी सेकेंड गियर लगाने ही वाला था कि बोल पड़े कि तुमने जो है मेरे मंत्रियों से मिलने का कब प्रबंध किया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 at द मोस्ट, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ। 2 दिन रुकूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा होगा तो 3 दिन रुकूंगा, और 3 दिन से ज़्यादा मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए बताओ तुमने कब जो है मेरे मंत्रियों से मिलने का प्रबंध किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप भी जो है बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ें, रीडिंग लगाएं और अर्थ निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अर्थ बिल्कुल भी निकालने आएगा, इसको समझें, और जिसका वर्ड नहीं पता होगा डिक्शनरी देख करके आप उसे ना देख लें, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। कई पार्ट में करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। यानी कि हमने जो है 16 पैराग्राफ तक इसमें जो है कंप्लीट कर लिया है। आपको भी जो है घर पे इसे रीडिंग लगा लेना है 2-3 बार, और मीनिंग निकाल के इसे कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही जल्द जो है मैं पार्ट 2 लेकर के आपके लिए आऊँगा, इससे आगे की स्टोरी आपको बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के।